IVM। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आईपीएल में उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और ऐसे में जो टीमें मैच हार रही हैं वो टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर है और जो टीमें टॉप पर चल रही हैं उनके लिए संभावनाएं धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या आरसीबी टाइटल जीतने का सूखा खत्म कर पाएगी? क्या चेन्नई सुपर किंग एक बार फिर चैंपियन बनकर सामने आएगी? क्योंकि अभी एक मैच कम खेले हैं चेन्नई ने और चेन्नई पॉइंट्स टैली में टॉप पर चल रही है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्लो पिचेस पर चेन्नई किस तरह की क्रिकेट खेल सकती है और किस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए, ये चेन्नई बार बार सिखा रही है। वहीं आरसीबी की अगर हम बात करें तो आरसीबी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार अपना दूसरा मैच जीता। मैक्सवेल ने एक बार फिर टीम को कहा कि ऑल इज वेल जब उनका बल्ला चलता है। विराट कोहली बहुत कम मौकों पर रन आउट होते हैं, जिस तरह से वो रन आउट हुए वो भी एक अपने आप में देखने वाला विषय था। और साथ में जिस तरह से हर्षल पटेल ने गेंदबाजी की आरसीबी के लिए और यजवेंद्र चहल बार बार ये दिखा रहे हैं सेलेक्टर्स को कि मुझे बाहर करके आपने ठीक नहीं किया। ये सभी ऐसे टॉपिक है जिस पर आज बातचीत करेंगे, क्योंकि विषय धीरे धीरे बहुत गंभीर होता जा रहा है आईपीएल में। क्योंकि आईपीएल में जब वो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं जिनको टीम में नहीं चुना गया है तो फिर सवाल खड़े होना शुरू हो जाते हैं। निखिल भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल भाई इस समय चश्मदीद गवाह हैं एक तरह से कहा जाए हर उस लम्हे के जो आईपीएल में घट रहा है। खासतौर से यजुवेंद्र चहल की गेंदबाजी को लेकर अक्सर निखिल भाई बात करते हैं। साथ ही विराट कोहली की टीम के चांसेस कितने बढ़ते नजर आ रहे हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। पहले तो निखिल भाई लगातार बैक टू बैक जीत मिली है और इसमें हर्षल पटेल का जादू है। एक बार फिर 3 विकेट वो ले गए अंतिम ओवर में, या यजुवेंद्र चहल जिनको मैन ऑफ द मैच चुना गया। क्यों? और सबसे भी बड़ी बात ये, पहला सवाल तो यही निखिल भाई जहन में आता है कि कब 180 रनों का बैरियर टूटेगा आईपीएल में इस बार, क्योंकि रन तो बन नहीं रहे, गेंदबाजी पूरी तरह से छाए हुए हैं। कल एक बारी ऐसा लगा था कि 180 का आंकड़ा पहुंच जाएंगे और कल हम लोग इस पे चर्चा भी कर रहे थे। ये लोग खेल नीति नहीं देख रहे इसीलिए ये 180 रन नहीं बन रहे। देखिए बॉल नया रहता है, पावर प्ले में जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, जो स्कोर था पहले 10 ओवर आप देखिए बहुत बढ़िया चल रहा था। उसके बाद सीए टायर का जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ, पहली गेंद पे संजू सैमसन आउट हुए। आप बताइए ऐसे स्टार्ट के बाद जो पीछे के 10 ओवर है उसमें 58 रन बने और लगभग 7 विकेट गिरा और इतनी धमाकेदार बल्लेबाजी रही। 16.5 करोड़ का एक खिलाड़ी भी है, मेरे ख्याल में 16 रन नहीं बनाए उन्होंने, क्रिस मॉरिस। तो आपको समझना होगा कि जब तक बॉल नया है एक अलग अंदाज से बल्लेबाजी है, जैसे ही गेंद पुराना होता चला जाता है अलग अंदाज में आपकी बल्लेबाजी रहती है। आपको थोड़ा सा और गैप्स ढूंढने हैं, छक्के मारना मुश्किल है। आप देखिए कितने लोग बाउंड्री पे आउट हो रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जब बॉल बैट पे नहीं आ रहा होता ना राजीव भाई, तब आप टाइमिंग नहीं, तब आपको अपनी ताकत लगानी पड़ती है और ताकत तभी लगेगी कि आप दूर का बॉल नहीं मार सकते। आपको बॉल अपने से और करीब चाहिए। जब बॉल दूर होता है, तेज गति से बॉल बैट पे आ रहा होता है, अच्छा विकेट होता है, जैसे हम लोग सीमेंट पे बल्लेबाजी करते हैं, तब तो आप थ्रू द लाइन जोर से मार दीजिए, टाइमिंग से बॉल छक्का हो जाएगा। पर अगर आप देखिए कितने लोग बाउंड्री पे आउट हो रहे हैं तो एक साफ इंडिकेशन है कि विकेट की गति उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की आप T20 में चाहते हैं। अब जो है परिस्थितियां, आपको खेलना तो उसी के हिसाब से। आप प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, इतना तो गुरुजी समझ के आप बल्लेबाजी कर ही सकते हैं। लेकिन गुरु की तरह तो गेंदबाजी इस समय चहल कर रहे हैं निखिल भाई, क्योंकि चुभा है 4 ओवर में 18 रन देना, शतरंज के खिलाड़ी हैं और शतरंज जैसी चाल चल रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। और हर्ष जैन का इसी को लेके एक सवाल भी आ गया है आपके लिए कि यजुवेंद्र चहल को आपको नहीं लगता कि चहर की जगह उनको इंक्लूड करना चाहिए था वर्ल्ड कप स्क्वाड में? हर्ष भाई गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल का। देखिए हम लोगों को सबको लग रहा था कि उनका चयन होगा, लेकिन अगर आप उनको वो सिलेक्शन कमेटी से पहले और जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा और राहुल चहर का रहा, राहुल चहर के परफॉर्मेंसेस बेहतर थे। अब चहल को क्योंकि वो जो एक सुई है वो चुभी है और बड़ी जोर से चुभी है और वो चुभनी भी चाहिए, क्योंकि वो खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है जो मुकाबले जिताता है। बीच में आके शतरंज के खिलाड़ी है, शातिर गेंदबाज है, समझते हैं एक बल्लेबाज की ताकत और कमजोरी, जिसको हम लोग राजीव भाई अपनी टर्म में हमेशा कहते थे कि गुरुजी ये एक कदम आगे रहता है बैट्समैन से। आपको स्टंप्स में खिलाएगा, जहां 2 डॉट बॉल हुई एक लटका के देता है,
शॉर्ट पिच और थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर, जहां पे गेंद हवा में लटकती है तो बैट्समैन भी लटकता है। तो बहुत जरूरी था कि कुछ परफॉर्मेंसेज इनकी अगर बेहतर होती, चयन कमेटी की बैठक जब हुई उससे पहले, तो इनका चयन जरूर होता। लेकिन अभी भी युवा खिलाड़ी है, मुझे लगता है ये बाउंस बैक करेंगे और भारतीय टीम के लिए दोबारा बाउंस बैक जरूर करेगा, क्योंकि गेंदबाज अच्छा है। हर्षल पटेल के बारे में क्या कहेंगे निखिल भाई? रिकॉर्ड बना दिया आईपीएल हिस्ट्री में। इससे पहले विनय कुमार ने 23 विकेट लिए थे, ऑलरेडी वो 26 विकेट ले चुके हैं। और आरसीबी को अभी भी 3 मैच कम से कम खेलना है लीग में, और उसके बाद अगर प्लेऑफ में पहुंचना उनका तय हो गया है लगभग। यानी कि अभी अगर 5 मैचेस और जोड़ने और जिस हिसाब से विकेट ले रहे हैं, एक ऐसा रिकॉर्ड वो बना देंगे जहां जो जल्दी टूटेगा नहीं, क्योंकि T20 फॉर्मेट में हर मैच में लगभग 3 विकेट निकालना बहुत आसान बात नहीं है। बिल्कुल राजीव भाई, और मुश्किल समय पे आके गेंदबाजी भी कर रहे हैं। आप देखिए डेथ जी। ओवर्स में आके गेंदबाजी कर रहे हैं। कल के मुकाबले में 3, उससे पहले हैट्रिक के साथ 4, तो शानदार तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। इनका नाम रख दीजिए अब आप पर्पल पटेल। अब ये पर्पल कैप कहीं और नहीं जाएगी। पर्पल पटेल हम लोग इनको बुलाना स्टार्ट कर दिया, हम लोग कमेंट्री बॉक्स में इनका नाम रख दिया है कि पर्पल पटेल है भैया, ये नहीं छोड़ेंगे जी। टोपी। निखिल भाई, लेकिन अगर इनकी गेंदबाजी की बात करें, क्या आपको लग रहा है सूट कर रही है गेंदबाजी जिस तरह की कंडीशंस है? और बड़ी अच्छी कटर्स डाल रहे थे, मैं कल देख रहा था, रोल करते हैं वो रिस्ट। आपको याद होगा यूपी के काशी विस्टन जैदी थे, जब कुछ ऐसी विकेट मिलती थी तो वो रोल करना शुरू कर देते थे उंगलियों को, सीम पकड़ने अरे के बजाय वो क्रॉस सीम डालने लगते थे। क्या ये वो क्लास नजर आ रहा है आपको हर्षल पटेल में? जी, अरे उम्मीद करता हूँ कि पर्पल पटेल, आपने जिन गेंदबाज का नाम लिया उनकी क्लास के करीब पहुंच जाए। वो एक ऐसा जी। गेंदबाज था, मुझे हमेशा लगा राजीव भाई कि जी। वो भारत के लिए नहीं खेले, ये हम लोगों की इंडियन टीम की एक मतलब दुर्भाग्य है। क्या चैंपियन जी। गेंदबाज है, उनको बहुत जल्दी आइडिया होता था कि किस विकेट पे किस तरीके से गेंदबाजी करनी है। और उसी तरीके से हमारे पर्पल पटेल, आप समझ गए हैं कि जहां विकेट धीमे होता है वहां पे आप सिर्फ कटर्स, बैट्समैन का काम आप थोड़ा सा और मुश्किल करें, क्योंकि आप धीमी विकेट पे जितना तेज डालेंगे, जितना कंधा लगाएंगे, वो बैट्समैन का काम आसान हम्म। हो रहा है। कल भी अगर आप नोटिस करें, जितने भी तेज गेंदबाज थे राजीव भाई, वो स्लोअर वन ज्यादा डाल रहे थे, एंड एज ए हम्म। वेरिएशन तेज वाली गेंद आ रही थी जो यॉर्कर डाल रहे थे, और सरप्राइज करने को देख रहे थे, या जब बाउंसर डाल रहे थे तो तंग कर रहे थे। जो लेंथ बॉल है, लेंथ बॉल में अगर आप गिनिए 80% गेंदें जो है ना, वो धीमी गति की गेंद थी या कटर्स थी, जहां बैट्समैन से जी। दूर रख रहे थे। अब हर्षल ने भी जो विकेट ली, देखिए लगभग सभी विकेट्स जो थी वो उन्होंने बाउंड्री पे कैच कराए। वही एक जी। कारण है। तो ये गेंदबाज अपने अनुभव का कर रहा है इस्तेमाल, और साथ में सीनियर्स का होना भी बड़ा फर्क पड़ता है। विराट कोहली ने जी। जरूर उनको बताया होगा कि जितना धीमे डालेंगे उतना बैटिंग के लिए मुश्किल होता है पुराना बॉल हम्म। से। हर्षैन का बड़ा अच्छा सवाल है निखिल भाई। उनका कहना है कि शमी और भुवी इम्प्रेसिव नहीं लग रहे हैं डेथ ओवर्स में, खासतौर से भुवनेश्वर कुमार तो बिल्कुल ऑफ कलर रहे हैं अभी तक जितने भी मैच हमने देखे। ऐसे में डेथ ओवर की बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है भारतीय टीम को वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि 3 ही सीमर हैं आपके पास, बुमराह, शमी और भुवनेश्वर कुमार। और हम हम्म। लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि भुवनेश्वर कुमार को सिर्फ नाम पे चुना गया है, क्योंकि श्रीलंका में भी पूरी तरह ऑफ कलर, आईपीएल में भी पूरी तरह ऑफ कलर। वो जूझ रहे हैं, मानो गेंदबाजी कर नहीं रहे, आनंद नहीं उठा रहे, गेंदबाजी जबरदस्ती करनी पड़ रही है उनको। हम्म। हर्ष भाई, बहुत सटीक सवाल है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मोहम्मद शमी तो देखिए वो तो आ जाएंगे रंग में, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इंग्लैंड में इतनी सारी गेंदबाजी करके आ रहे हैं, उनको भी हम्म। पता है कि कब दम लगाना है कब नहीं लगाना। पर भुवनेश्वर कुमार चोट के बाद आए, श्रीलंका सीरीज में जैसे राजीव भाई ने भी कहा थोड़ा ऑफ कलर नजर आए, उनका गेंद वो मूवमेंट नहीं नजर आ रही। और सबसे जो हम लोग करीब से देख रहे हैं, जो सबसे हैरान वाली बात मेरे को लग रही है राजीव भाई, वो लेंथ जो जिसपे वो डालते हैं और जो विकेट चटकाते हैं नया बॉल से, उनसे वो लेंथ वो नहीं गिर रहा, उससे थोड़ा सा जी। गेंद पीछे गिर रहा है, इसीलिए वो बॉल मूव नहीं हो रहा। थोड़ा दबाने को देख रहे हैं, जैसे हम लोग कहते थे ना, हिट द डेक वाला बॉलर। ये हाँ। हमेशा जिंदगी भर ऐसा गेंदबाज रहे हैं, जब विकेट चटकाते थे ये स्विंग बॉलर थे, ये रिलीज वाला बॉलर था। जिस तरीके से दीपक चहर गेंद को रिलीज करता है और बॉल जी। हवा में शरारत करता है, हिट द डेक वाला जो होता है वो सीम मूवमेंट पे बहुत कुछ निर्भर रहता है। पर इन हम्म। विकेट्स पे आपको वो सीम मूवमेंट मिलेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द लय में आ जाए, नहीं तो विराट कोहली और चयनकर्ता देखेंगे जरूर करीब से कि शायद आपको एक और विकल्प की जरूरत पड़ सकती है। मैक्सवेल ने जिस तरह से बैक टू बैक 50 लगाई, मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलियाई खेमा बहुत खुश होगा निखिल भाई, क्योंकि बड़े मैच विनर है। अगर वो अच्छे फॉर्म में है और दुबई में वो रन बना रहे हैं, यूएई में रन बना रहे हैं, तो इसका सीधा फायदा तो ऑस्ट्रेलिया को मिलने वाला है।
और ऑस्ट्रेलियाई जो टीम मैनेजमेंट है बहुत ध्यान से देख रही होगी मैक्सवेल क्या कुछ कर रहे हैं। जी, और खतरनाक अंदाज है, क्योंकि आप उन पिचेस पे रन बना रहे हैं जहां पे बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप जब रन बना रहे हैं तो आपको अनुमान भी हो रहा है कि इन पिचेस पे किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है। जो स्विच हिट हम्म। लगा रहे हैं, स्विच हिट लगाने के समय में भी जब स्विच हिट के लिए तैयारी भी करते हैं, पोजीशन में आते हैं, तो वो उनका एक सेकंड का, वो स्प्लिट सेकंड का एक वो ठहराव है। वो जी। इसीलिए ठहराव है कि वो गेंद को टाइमिंग के हिसाब से मारने की कोशिश कर रहे हैं। खतरनाक विकल्प होंगे अगर ये अच्छे फॉर्म में आ जाते हैं, तो किसी भी टीम को ये एक मुश्किल समय में डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे आके बैटिंग करते हैं जहां पे मुकाबले को फिनिश करते हैं। और जिस तरीके से वो जी। बल्लेबाजी करते हैं, जिस गति से रन बनाते हैं, तो मुकाबलों को वो फिनिश करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया संकेत है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और वहां स्मिथ बाबू भी तो लगे हुए हैं, स्मिथ बाबू तो शारजा में लगे हुए हैं, वो भी रन बना रहे हैं। निखिल भाई, अर्जन का एक सवाल है कि उनका ये पूछना है आपसे कि दुबई में 4 मैचेस खेलने हैं वर्ल्ड कप के भारत को, और एक मैच वो अबू धाबी में खेलेंगे अफगानिस्तान के साथ। ऐसे में 5 स्पिन गेंदबाज चुन के क्या सिलेक्टर्स ने गलती की है, जहां पर सीमस को थोड़ी ज्यादा मदद मिल रही है दुबई में? हर्ष भाई देखिए, सोच बढ़िया रही है। मैं चयन करता हूँ कि मेरा ये मानना था कि एक और तेज गेंदबाज, आप आउट एंड आउट क्विक बॉलर आप हाँ। रख सकते थे। एक और आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए था। पर जैसे जैसे मुकाबले हो रहे हैं, जो एक ट्रेंड नजर आ रहा है वो यही है कि विकेट्स और स्लो हो रही है। और स्पिनर्स इतने सारे आपने रखे, वो स्पिनर्स को जिसको हम कहते हैं कि सारे घर आपने पक्के कर दिए। आपके पास एक मिस्ट्री स्पिनर है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, क्योंकि जब आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेंगे, जितने उनके पास लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो आपके पास एक विकल्प होना चाहिए था राइट आर्म ऑफ स्पिनर का भी। वो आपने अश्विन को रखा हुआ है। और उसके बाद रविंद्र जडेजा है, राइट आर्म लेग स्पिनर भी आपके पास राहुल चहर के रूप में है। तो आपने सारे घर पक्के करके रखे हुए हैं कि आप टीम के हिसाब से वो स्पिनर्स से गेंदबाजी करा सकते हैं। क्योंकि स्पिनर्स जब गेंदबाजी करने आएंगे, तो वो 48 गेंदे जो हैं, दो स्पिनर खिलाते हैं, 48 जी। गेंदे बीच में आपका मुकाबला तय करेगी किधर जा रहा है। क्योंकि आप बीच के ओवर्स में विकेट निकालते हैं, तो अंतिम ओवर्स में आपके पास सेट बैट्समैन नहीं होता। और नया बैट्समैन जब आता बल्लेबाजी करने के लिए, स्ट्रेट फ्रॉम बॉल वन मारना उसके लिए दिक्कत रहता है। तो उसके हिसाब से ये सिलेक्शन हुई है कि आपने सारे घर पक्के किए हुए हैं। आपके जिन जी। जिन टीमों के खिलाफ मुकाबले हैं, उनकी बैटिंग लाइनअप कैसी है? निखिल भाई, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स मुकाबला हारी, और अच्छे स्टार्ट के बाद एक बार फिर वो कन्वर्जन नहीं हुआ राजस्थान से। कैसे आप देख रहे हैं राजस्थान कहाँ पे कमी रह जा रही? पिछले कुछ सीजन हम देख रहे हैं राजस्थान में पोटेंशियल दिखाती है, एक दो मैच बहुत ही ब्लास्ट करते हैं, धमाका करते हैं, फिर अचानक वो टीम एकदम फुस हो जाती है, अनार की तरह। अनार बहुत तेज चलता है ना, फिर अचानक वो बंद हो जाता है। तो वो अनार की तरह नजर आ रही है राजस्थान की टीम। क्या इसको टूर्नामेंट से बाहर माना जाए राजस्थान को? अब तो राजीव भाई बहुत मुश्किल है, मेरे ख्याल में उनके 8 ही अंक हैं और अब जी। 3 मुकाबले बचे हुए हैं। और अगर सारे जीते भी हैं तो 14 अंक होते हैं वहीं पे। अगर मैं सही देख रहा हूँ तो केकेआर 16 पे पहुंच सकती है, मुंबई इंडियंस 16 पे पहुंच सकती है। देखना है कि कौन सी टीम किसके साथ खेल रही है उसके हिसाब से। लेकिन दिक्कत वही है, आप किस तरीके से अपने बॉलर्स खिला रहे हैं। हम लोग जो चर्चा कल भी कर रहे थे कि वो सिर्फ वो 3 फास्ट बॉलर राहुल टेवटिया, उनके साथ गेंदबाजी रह रही है। और बीच में आके आपके जो बल्लेबाज हैं वो रन नहीं बना रहे। आप जी। संजू सैमसन आउट हो गए, तो स्टार्ट के बाद आपका ओवरसीज बल्लेबाज जो है वो आपको कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे। तो इनके चिंता का विषय है। अब ये लोग भी जब बैठेंगे ऑक्शन टेबल पे, तो बहुत सी टीमें ऐसी भी होती हैं राजीव भाई, वो कहती हैं कि अगर पर्स हमारा 100 करोड़ का है मान लीजिए, अब जब जी। बढ़ जाएगा तो कहेंगे अपने सपोर्ट स्टाफ को। बहुत सी टीमें भी ये कहती हैं कि हम 70 करोड़ जो है वो खर्च करेंगे, उससे ज्यादा नहीं खर्च करेंगे, जी। ताकि 30 करोड़ तो हम साल का इधर से तो फायदे में है ही, और जो ब्रॉडकास्ट से पैसा आता है वो ऑलरेडी फायदे में है। तो बहुत जरूरी जी। है, अगर आपको अपनी चैंपियन टीम बनानी भी है ना, तो जिसको कहते हैं हम लोगों की भाषा में, अरे भाई जरा पर्स का रंग तो दिखाइए। खर्चा नहीं करेंगे तो टीम कैसे बनेगी? निखिल भाई, तो क्या माना जाए अब? पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद अगले ऑक्शन की तैयारी करें, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के पास 3 मैच हैं और एसआरएच के पास 4 मैच हैं।
लेकिन दोनों ही अभी 2.5 अंक पे नहीं पहुंचे हैं पॉइंट्स टैली में। जी, देखिए पंजाब किंग्स की जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स, मैंने बताया कि उनके लिए मुश्किल है। पंजाब किंग्स उनकी भी वही चिंता है, उनके ओवरसीज के बल्लेबाज वो रन नहीं बना पा रहे। सिर्फ क्रिस गेल जो है बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हुआ। निकलेस पूरन से मैं थोड़ा सा निराश हूं, क्योंकि वो एक ऐसा बैट्समैन है राज भाई कि जिस दिन वो बल्लेबाजी करेगा ना, वो मुकाबले जिताएगा। पर जिस तरीके से ग्लेन मैक्सवेल का पिछला कुछ सीजन जा रहे थे, नो शो हो रहे थे, उसी तरीके से निकलेस पूरन आउट हो रहा है, और अलग अलग तरीके से आउट हो रहे हैं। तो पंजाब किंग्स के लिए उनकी जो बीच की बल्लेबाजी है, उनको लेके मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ, क्योंकि आप सब कुछ निर्भर कर रहे हैं। जब केएल राहुल और मयंक अग्रवाल होते हैं टीम में, तो 80% रन ये दो खिलाड़ी बनाते हैं। उसके बाद कोई खास आपका इफेक्ट हो नहीं पा रहा है। एकमात्र गेंदबाज आपको गेम में वापस लेके आया था, वो है रवि बिश्नोई, और उनको आप पहले नहीं खिला रहे थे। तो बड़ा हैरान हूं कि अनिल भाई के होते होते जो टीम की सिलेक्शन भी हो रही है ना, वो ठीक बैठा नहीं रहे। वो एक जिसको कहते हैं ना कि आपके पास एक 20 जनों का पूल है, 25 जनों का पूल है, लेकिन आपके स्टार्टर और आप अपनी जो मेन टीम है 11-12 लड़के या 13 लड़कों के ऊपर आप वो उनको कम से कम कॉन्फिडेंस दिखाइए। ये एक ऐसा फॉर्मेट है राजीव भाई कि आपको हर मुकाबले में वो कंसिस्टेंसी नहीं नजर आएगी, लेकिन कुछ तरीके से आप अपने प्लेयर्स में कुछ कॉन्फिडेंस दीजिए, उनको बैक भी कीजिए। हर टीम में हर बारी हर मुकाबले में आप खेलेंगे तो हर टीम में आप अगर बदलाव करते रहेंगे ना, तो कभी भी कोई भी खिलाड़ी जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ जाके नहीं खेलेगा। तो चलिए, आरसीबी ने बड़ा मुकाबला जीता, अब 14 अंकों के साथ वो पॉइंट्स टैली पे नंबर 3 पर है, और उनके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि आरसीबी इस बार सबको चौंकाते हुए ट्रॉफी तक भी पहुंचे, क्योंकि विराट कोहली के लिए इस बार आरसीबी ये टूर्नामेंट जीतना चाहती है। चेन्नई सुपर किंग आज बड़ा मुकाबला खेलेगी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। एक और जीत उनको न सिर्फ पॉइंट शैली में टॉप पे बनाए रखेगी, बल्कि ये तय कर देगी कि वो नंबर 1 के सिंहासन पर रहेंगे जब प्लेऑफ शुरू होगा। इस पर आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल खेल नीति पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. खेल नीति पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम बात चेन्नई सुपर किंग की सुपर चांसेस पे कर लेते हैं। 16 अंकों के साथ वो टॉप पर हैं, और नीचे लगी हुई सनराइजर्स हैदराबाद से उनका मुकाबला है। लेकिन पिछले मुकाबले में हमने देखा था सनराइजर्स हैदराबाद ने उलटफेर करते हुए अपने सामने वाली विरोधी टीम को चारों खाने चित किया था, और उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। दूसरे का खेल जरूर वो खराब कर सकते हैं, लेकिन क्या चेन्नई का वो खेल खराब कर पाएंगे निखिल भाई? बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि सनराइजर्स के पास कुछ है नहीं इस समय जिसके बारे में बहुत बात की जाए। भुवनेश्वर कुमार पे चर्चा हो ही चुकी है। इसके अलावा उनके गेंदबाज बिल्कुल ऑफ कलर, बल्लेबाजी हो नहीं रही है। एक विलियमसन को अगर आप छोड़ दें तो चारों खाने चित है पूरी की पूरी टीम। कैसे आप देख रहे हैं ये मुकाबला? चेन्नई के पास अच्छा मौका है कि नंबर 1 के सिंहासन पे मोहर लगा दे कि हम जब प्लेऑफ में जाएंगे तो नंबर 1 पर रहेंगे। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बड़ी कंसिस्टेंसी दिखा रही चेन्नई सुपर किंग्स। शानदार तरीके से उनके बैट्समैन, उनके बॉलर्स, सारे ही घर, उनके सारे ही बॉक्सेस वो टिक करके आ रहे हैं। अब हैदराबाद के प्लेयर्स के लिए दिवाली बोनस के लिए खेलना है आपको, कि यहाँ परफॉर्म करेंगे तो आप ऑक्शन में आपका नाम रहेगा। जेसन रॉय ने अपना दावा ठोक दिया है। जिस तरीके से पिछले मुकाबले में उन्होंने बल्लेबाजी की थी, और वो कॉन्फिडेंस के साथ आज मुकाबले में उतरेंगे चेन्नई के खिलाफ। केन विलियमसन है, और राशिद खान को आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। राशिद खान एक ऐसे गेंदबाज है कि वो अगर विकेट चटकाते हैं तो गेम में आपको वापस लेके आते हैं। बट चेन्नई सुपर किंग्स इतनी अनुभवी टीम है, और उनके पास ऐसा शातिर कप्तान है, वो जानता है कि राशिद खान जैसे गेंदबाज के खिलाफ आप 24 गेंदों में अगर 24 रन भी बनाते हैं, विकेट नहीं देते, तो बाकी के गेंदबाजों को आप टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप हर गेंदबाज के राजीव भाई 5-5 एक्स्ट्रा रन भी बनाते हैं गेंदबाज के खिलाफ, तो वो राशिद खान की भी एवरेज रन रेट जो है ना, वो 6 की बजाय वो 8 हो जाती है। तो उस कैलकुलेशन के साथ वो अपनी टीम को खिलाएंगे। बहुत शातिर कप्तान है। और देखिए पिछले साल से और इस साल में यही फर्क है कि किस तरीके से अपने खिलाड़ियों में भरोसा दिखाया। ऋतुराज गायकवाड़ किस तरीके से मुकाबले को चला रहे हैं।
बीच में आके रन बना रहे हैं। पर आज चेन्नई के लिए, क्योंकि वो एक तो पॉइंट्स टेबल के शिखर पे रहना चाहेंगे, अंबाटी रायडू, सुरेश रैना, ये दो बल्लेबाज हैं, वो चाहेंगे कि वो रन बनाए, क्योंकि जैसे 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 हमने कहा ना, उल्टी गिनती चल रही है। आप चाहते हैं जी। कि आपके बाकी के मध्य क्रम के बैट्समैन कुछ रन बना ले, क्योंकि ये सेकंड फेज में सुरेश रैना के बल्ले से रन नहीं निकले हैं, और वो एक अहम बल्लेबाज है बीच में आके बल्लेबाजी के लिए चेन्नई की टीम के लिए। निखिल भाई, अब तो बड़ा मुद्दा ये भी हो गया कि कोई मैच शारजा में है, पहला मुकाबला 125 बना, दूसरे में 127 बना, आज क्या 150 बनेगा? ये भी एक सवाल है, क्योंकि शारजा की पिच में पिछले साल 200 प्लस के स्कोर कई बार बने। अचानक ऐसा लग रहा है शारजा में आबो हवा बदल गई है, पिच बदल गई है, और वहां पे अब 150 तक पहुंचना टीमों के लिए मुश्किल हो रहा है। पर ऐसे में मजे की बात ये, तो मैं तो हैरान हूँ कि हर्ष भाई अगर शो देख रहे हैं, अपने कसाट साहब जो शो देख रहे हैं, अभी तन से करके सवाल आ जाएगा, देखना, कहेंगे अरे इसमें तो चेन्नई का ही फायदा होगा, क्योंकि पिछले इतने सालों में चेन्नई हमेशा धीमी विकेटों पे खेलती आई है, अपने स्पिनर्स को लेके आ जाती है। ब्रावो, जिसको बारे में हम लोग कह रहे थे कि वो कटर्स पे कटर्स मारते हैं, आज तो वो तेज डालने को भी नहीं देखेंगे। तो अगर स्लो विकेट है राजीव भाई, ये तो ज्यादा चेन्नई की टीम को सूट करेगी, क्योंकि उनकी जो होम ग्राउंड की प्रिपरेशन है, वो हमेशा इन्हीं किस्म की पिचेस पे खेलती थी, 130 140। उनको बखूबी पता है कि ऐसी पिचेस में किस तरीके से खेलना है। स्पिनर्स का, बेहतर स्पिनर का होना और ज्यादा होना, ये क्या चेन्नई को ज्यादा फायदा दे रहा है यहाँ पे? और उनके जो पेस बॉलर्स हैं वो खास तौर से अगर हम दीपक चहर की बात कर लें, शार्दुल ठाकुर की बात कर लें, जो मैचेस खेल रहे हैं, और रविंद्र जडेजा जो 11 बार चेन्नई के लिए मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं, धोनी से 2 बार ज्यादा जीत चुके हैं, वो 2012 से खेल रहे हैं वो चेन्नई सुपर किंग के लिए। ये क्या कॉम्बिनेशन बहुत लीथल लग रहा है, आपको लग रहा है दिल्ली बेस्ट कॉम्बिनेशन अभी तक निखिल भाई बॉलिंग अटैक में? राजू, दिल्ली का कॉम्बिनेशन तो इसमें कोई तो राय नहीं है कि शानदार है। नोकिया, रबाडा, और जिस तरीके से उनके स्पिनर्स हैं, अक्सर, अश्विन, वो छोड़ते ही नहीं है। लेकिन मतलब कंधे से कंधे वाली बात है यहाँ पे, और कांटे की टक्कर है। चेन्नई सुपर किंग्स भी जिस तरीके से उनके बॉलर्स गेंदबाजी कर रहे हैं, आप दीपक चहर को देखिए, इन पिचेस पे भी आके आपको नया बॉल से वो परेशान कर रहे हैं, और चौके की बॉल मिलती नहीं है। शार्दुल ठाकुर को देख लीजिए, बीच में आके स्लोअर बॉल्स का बहुत बढ़िया तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। रविंद्र जडेजा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ब्रावो, अगर उनको मौका मिलता है तो वो अच्छी गेंदबाजी जरूर करने को देखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं, वो भी देखिएगा, जब धीमी गति की गेंद डालते हैं या कोई भी तेज गेंदबाज जब कटर डालता है, तो वो थोड़ा सा बैट्समैन से दूर रखता है, और अगर बैट्समैन के पाले में गिर भी जाती है तो पीछे से आवाज आती है, आगे नहीं डालना, आगे नहीं डालना, क्योंकि हम लोगों को स्टंप माइक में वो भी सुनाई देता है। तो हर गेंद पे कीपर का पीछे से कप्तान साहब का जो है ना, वो एक मैसेज आ जाता है कि कौन से बैट्समैन को कहाँ डालना है। ये भी फर्क है आपको, खास तौर से स्पिनर को। आप भी जब गेंदबाजी करते थे, जब एक विकेट कीपर पीछे बैठता है ना, हम लोगों को अपनी लेंथ का पता कैसे चलता था? लेंथ का पता यही चलता था कि ये बैट्समैन जो है आगे की बॉल अच्छा खेलता है, थोड़ा सा दूर रख लो, तो आपको पता चलता था कि तुरंत थोड़ा सा लेंथ में सुधार करना है तो खींच लेते हैं। तो वो विकेट कीपर का काम है। बाकी टीमें मैं सुना नहीं, ऋषभ करता है, क्योंकि वो गुरुजी का चेला है धोनी साहब का। बाकी कीपर्स वो नहीं कर पा रहे, और इसीलिए शायद इतने असरदार उनके स्पिनर्स भी नहीं हो रहे। धोनी ने इस बार निखिल भाई अपना बैटिंग ऑर्डर जो चेंज किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं, नंबर 4 पर ज्यादातर मैचों में वो खेले हैं, भले ही बड़े स्कोर नहीं बनाए, बट एक साइन वो जरूर दे रहा है एज ए कैप्टन की मैं तैयार हूँ चैलेंज लेने के लिए। ये एक अच्छा साइन देख रहे हैं। और दूसरा, सुरेश रैना जब पहले मैच में नंबर 3 पे आए, फास्ट बॉलर्स ने उनको थोड़ा सा झिझकने में मजबूर किया, तो उनको सडनली उन्होंने छुपा लिया है नीचे नंबर 6 पे बेच के। ये स्ट्रेटेजिकल मूव आप देख रहे हैं, और महेंद्र सिंह धोनी का ये चैलेंज एक्सेप्ट करना आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो चीजें राजीव भाई। सबसे पहले एक चीज तो वो समझते हैं कि अब उल्टी गिनती है, तो अब बड़े मुकाबले आने वाले हैं, जिसमें हार और जीत आपको एक तरीके से डिसाइड करवाएगा कि ट्रॉफी किसके हाथ में जाएगी। तो उसकी तैयारी है, वो चाहते हैं कि कुछ रन वो बना लें। और साथ में सुरेश रैना की आपने बात की, अगर वो खिलाड़ी फास्ट बॉलर्स जो है उनके खिलाफ थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, शॉर्ट पिच गेंदबाजी है, उनको पीछे इसलिए किया है कि ताकि खुद आके जब शॉर्ट पिच गेंदबाजी होती है, तो शॉर्ट पिच वो बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं। तो एक सामने वाली टीम को भी मजबूर करते हैं कि आप अंतिम ओवर्स तक अगर सोचना है, आपने फास्ट बॉलर रख सकते हैं, क्योंकि सुरेश रैना मेरे पास है। जहां पे आपके स्पिनर्स ने आके गेंदबाजी करनी है, सुरेश रैना आपको आके वो थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश जरूर करेंगे।
बहुत अच्छी तैयारी है। आप आगे की सोच के साथ तैयारी करते हैं, इसीलिए तो कैप्टन कूल जो है 3 दफा ट्रॉफी जीते हैं भाई। भारत के सबसे सफल कप्तान उनको ऐसे नहीं बने। निखिल भाई, कसार साहब का सवाल है, उनका ये पूछना है कि ये जो टीमें अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 नहीं खिला रही हैं और मैचअप करने की कोशिश है या मिसप्लेस हो रहे हैं खिलाड़ी, इसको आप कैसे देखते हैं? और ज्यादातर जो बड़ी टीमें हैं, जो सक्सेसफुल टीमें हैं आईपीएल में, मुंबई इंडियंस हो, सीएसके हो या केकेआर हो, उन्होंने हमेशा अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाया। क्या ये फर्क पैदा कर रहा है पॉइंट शैली में भी और आईपीएल में जो सक्सेस रेट है उसमें भी? देखिए, मैचअप मिसप्लेस नहीं कसार भाई, ये जब से स्टैटिस्टिशियंस इस मुकाबलों को बहुत गंभीरता से देखने लग गए हैं, अब ये स्टैट्स वाले जो हैं, जो घटना घट चुकी है उसके हिसाब से तो आंकड़े आते हैं। महेंद्र सिंह धोनी कभी भी मैचअप्स लेके नहीं चलते। महेंद्र सिंह धोनी गेम को चलाने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि उस समय पिच किस तरीके से खेल रही है, कौन सा बैट्समैन है, कौन से बैट्समैन को गेंद करीब चाहिए बाहर मारने के लिए या दूर चाहिए, उसके हिसाब से गेंदबाज को लेके आते हैं। बैटिंग के लिहाज से भी वो पुरानी कैलकुलेशन के हिसाब से कि इस बॉलर के इतने ओवर बचे, इसको टारगेट करना है, उसको टारगेट करना है। पर ये एवरेजेस और स्ट्राइक रेट इस बॉलर के खिलाफ, उस बॉलर के खिलाफ, ये थोड़ा सा ज्यादा होने लग गया। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरीके से आप केकेआर के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होता है, 2 से 3 ओवर सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती के बीच में वो रखे जाते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी आएंगे तो उनके खिलाफ उनको गेंदबाजी कराएंगे। ये कोइंसिडेंस भी है कि वो आउट हो रहे हैं, नहीं तो ऐसे वो बल्लेबाज है, स्पिन के खिलाफ बहुत बढ़िया तरीके से वो खेलते हैं। तो ये मैचअप थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। निखिल भाई, क्योंकि विराट कोहली बहुत ही धुआंधार अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं एज अ ओपनर, आपको लग रहा है वर्ल्ड कप में भी वो ओपन करेंगे? 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं इस बार आईपीएल में। कोई कोई डाउट नहीं है राजीव भाई मेरे को कि वो बतौर सलामी बल्लेबाज वर्ल्ड कप में ओपन करेंगे। इसीलिए शायद शिखर का चयन नहीं हुआ था। वो रोहित के साथ बल्लेबाजी करेंगे और 3 नंबर पे केएल राहुल खेलेंगे। वो शुरू से गेम को कंट्रोल करना चाहते हैं और इसीलिए वो अभ्यास भी चल रहा है इन पिचेस में, किस तरीके से आप पहले 6 ओवर में आप रन बनाने को देख रहे हैं, क्योंकि उनकी भी सोच सही है। वो एक ऐसे बैट्समैन है, अगर आप उनको करीब से देखेंगे, उनको बॉल तेजी से बैट पे आने में पसंद है। और इन स्लो पिचेस में अगर आप पावर प्ले के बाद बैटिंग करने आएंगे तो हम अपने बेस्ट बैट्समैन का एक तरीके से पूरा फायदा नहीं ले पाएंगे। आप अपने आप को एक तो अधिक गेंदें खेलने का मौका दे रहे हैं और उसके बाद जब बेस्ट कंडीशंस हैं तब आप अपने आप को मौका दे रहे हैं बैटिंग करने के लिए, और एक स्टार्ट अच्छा मिल जाता है तो सामने वाली टीम के ऊपर भी दबाव रहता है। तो मैं तो कहूंगा कि वो सही कर रहे हैं। बतौर ओपनर आके बल्लेबाजी करने के लिए विश्व कप में हमारे को फायदा जरूर होगा। हर्ष जैन का एक सवाल है निखिल भाई, उनका ये कहना है कि के राहुल जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शिखर धवन को भी इंक्लूड किया जा सकता है? 40 का एवरेज है और 130 प्लस का स्ट्राइक रेट है यूएई की कंडीशंस में। टॉप पे परफॉर्म कर रहे हैं शिखर धवन। मैं तो बड़ा हैरान हूँ हर्ष भाई कि उनको किस तरीके से टीम में नहीं रखा। मैं उनको जरूर टीम में रखता, क्योंकि जिस तरीके से वो रन बना रहे हैं T20 में, सफेद बॉल की क्रिकेट में कमाल का वो स्टार्ट दे रहे हैं। और जितनी देर वो खड़े रहते हैं स्कोरबोर्ड काफी तेजी से चलता रहता है और आने वाले बल्लेबाज के लिए काम भी आसान हो जाता है। लेकिन इस समय पे आपके सवाल का जवाब दूं, इस समय पे चेंज होना वो मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर कोई दुर्भाग्य से कोई चोट लगती है किसी खिलाड़ी को तो वो एक खिलाड़ी है जो अहम दावेदारी पेश करेंगे वापस टीम में आने के लिए। निखिल भाई, एक सवाल जो बार बार जहन में मेरे आ रहा है कि जो ओपनर जो भी खेले, आपको लग रहा है उसको पूरे 20 ओवर खेलने की कोशिश करनी चाहिए? पहले आप कैपिटलाइज करें 6 ओवर, फिर आप 20 ओवर जाएं, क्योंकि स्लो विकेट्स में नए बैट्समैन के लिए आना और फिर अपने स्ट्राइक रेट को 150 के आसपास रखना बहुत मुश्किल नजर आया है जितने भी आईपीएल मैचेस हमने देखे हैं। बिल्कुल सही राजीव भाई, 100% का सवाल है और एक खिलाड़ी के दिमाग से ये सवाल आया है। क्योंकि नया बॉल आप जब खेलते हैं बतौर ओपनर, आपने रन बना लिया, स्टार्ट आपने ले लिया, आप समझते हैं कि इस विकेट पे अगर आपको दिक्कत हो रही है, अगर 25-30 बॉलें खेलने के बाद चौके छक्के मारने के लिए अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो ये सोचिए कि जो एक बैट्समैन डगआउट में से आ रहा है उसको कितनी दिक्कत होगी, क्योंकि वो पहली बॉल से वो हिट नहीं लगेगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पावर प्ले और पहले 10 ओवर बल्लेबाजी और दूसरे 10 ओवर में बल्लेबाजी में
एक आपको मेंटल शिफ्ट चाहिए एज अ बैट्समैन। अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, 8 ओवर हो गए, कि यार अब मैंने ना अपनी टीम के लिए रन बनाने, अगर मैं खड़ा रहूंगा तो सामने बॉलर को भी दिक्कत रहती है कि एक सेट बैट्समैन सामने खड़ा है, तो वो भी दबाव महसूस करता है। आपको फिर बतौर बैट्समैन वो एक माइंड शिफ्ट करके गैप्स ढूंढने, आप गैप्स ढूंढते रहेंगे तो आप 140 150 बनाने को देखेंगे राजीव भाई, 170 180 आपको बनेगा। आप 180 बनाने के लिए हिट्स मारने चले जाएंगे, हिट्स लगती नहीं है, आप आउट होते हैं, नया बैट्समैन आता है तो वो 130 140 के स्कोर पे रह जाता है। तो थोड़ी सी बेहतर कैलकुलेशन के साथ आपको बैटिंग करनी होगी। और आज बेहतर कैलकुलेटर के साथ उतरने वाला कप्तान मैदान पर उतरेगा, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। उसकी कैलकुलेशन देखना पड़ेगा कि शारजाह में क्या 127 के ऊपर का स्कोर हम देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी खेल नीति के साथ रोज जुड़े सुबह 9:30 पर सिर्फ खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल @राजीव मिश्र पर। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। तो फटाफट आप मोबाइल उठाएं, अपने लैपटॉप पे आएं और सबसे पहले खेल नीति के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं और अपने परिवार वालों से भी कराएं, क्योंकि क्रिकेट की अंदर और बाहर की बात और चश्मदीद गवाह के साथ आपको क्रिकेट की ढेर सारी नॉलेज सिर्फ खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Chef Saransh Goyla talks to Cyrus about his food show, Grand Trunk Rasoi, his experience as a guest judge on MasterChef Australia, and a whole lot more. On All Things Policy, Pratik Vagre talks to Sapni GK and Rohan Sheth to examine the fine print in the Apple versus Epic Games lawsuit. On a bonus episode of Paisa Vaisa, Anupam is joined by Sumit Chanda, CEO at Jarvis Invest. They discuss why investing directly in equity is a better proposition than other financial platforms. On Say No to Drama, Chetna slices through all the time-related nonsense that we throw at ourselves instead of using our time wisely. And on Audio Gyan, Shahina Attarwala from Microsoft talks to Kedar and Abhineet about her decade-long design career and why she likes to call herself a businesswoman with a designer's heart. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. It really does help us. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quota, CoinSwitch, Kuber, and Inter vPro. Thank you so much for making this possible. Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market, and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Dugirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders, and change makers from across business, media, marketing, and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcasts from.